नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कहानी अभी बाकी है। सही में कहानी अभी बाकी है और इस बार जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी कहानी तो अभी बाकी है। और वो शख्स है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। ये वही शशि थरूर हैं, कभी मोदी की हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कभी गांधी परिवार का खूब गुणगान करते हैं, तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। फिर यही शशि थरूर कांग्रेस को एक अल्टीमेटम देते हैं कि मुझे मेरी जो है वो अहमियत बताइए, मेरा क्या काम है वो बताइए, वरना मेरे पास बहुत ऑप्शन है। यानी ऑप्शन की धमकी देते हैं। तो कभी फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ऐसे कसीदे गढ़ते हैं कि शायद बीजेपी वाले भी शर्मा जाएं। तो ये शशि थरूर की पॉलिटिक्स है क्या? क्या शशि थरूर सही में कांग्रेस छोड़ने की फिराक में है? जिस तरह से मोदी जी की हाल में उन्होंने तारीफ की, उससे लगता तो है। तो अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस को खासकर केरल में विधानसभा चुनाव अगले साल जो होने, उसमें कितना बड़ा झटका लग सकता है? या शशि थरूर कहीं कांग्रेस छोड़ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? क्या शशि थरूर बीजेपी के किसी काम के हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो बनते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर शशि थरूर को कांग्रेस नहीं जाने देना चाहती तो क्या शशि थरूर को केरल भेजा जा सकता है? कांग्रेस क्या केरल के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहेगी? और अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो फिर केसी वेणुगोपाल और जो ऑलरेडी केरल में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पास हैं, जो सब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो ये सब सवाल फिलहाल दिल्ली में बैठे कुछ और कहानी गढ़ रहे हैं, लेकिन असल जो जंग है वो है दक्षिण भारत में, केरल राज्य में, जहाँ की राजनीति को शशि थरूर कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिस तरह की इमेज दिल्ली में शशि थरूर की है, जिस तरह का एक पर्सोना शशि थरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, और कांग्रेस के सामने अपना एक जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या केरल में सच में जहां असल परीक्षा होनी वहाँ सच में शशि थरूर का इतना बड़ा कद है कि अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा, और अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा? क्या ये सच है? तो ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें केरल की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज ये सब जानने के लिए मैंने एक ऐसी शख्सियत को अपने चैनल पे बुलाया जो केरल की राजनीति को बड़ी गूढ़ तरीके से जानते हैं। बहुत सीनियर पत्रकार है, मेरे भी वरिष्ठ रहे हैं, गिलवेस्टर, जो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और फिलहाल डेक्कन क्रॉनिकल के साथ जुड़े हुए हैं केरल से, और केरल की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उतनी ही अच्छी वो हिंदी भी बोलते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई दरअसल हिमाचल में हुई है। तो आइए चलते हैं गिलवेस्टर के पास और उनसे जानते हैं दरअसल कि शशि थरूर की इन धमकियों में और शशि थरूर की मोदी भक्ति में कितना दम है, और ये कहीं सिर्फ गिदड़ भपकियाँ तो नहीं हैं। चलिए, तिरुवनंतपुरम से गिलवेस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे साथ हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार तिरुवनंतपुरम से सीधा जुड़े हैं, गिलवेस्टर। और इस वक्त केरल की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई और बताएगा कि दरअसल केरल में और खास करके कांग्रेस में क्या हो रहा है। मैं इनके पास जाने से पहले, जो केरल से नहीं है, एक मोटा-मोटा थोड़ा-सा एक आंकड़ा उनको दे दूं कि दरअसल जो केरल विधानसभा है वो 140 की उसकी जो है वो कैपेसिटी है, जिसमें इस वक्त एलडीएफ के 98 है, जो पिछले चुनाव का आंकड़ा बता रहा है, यूडीएफ के 41 है, जो विकिपीडिया का आंकड़ा है, और वेकेंट 1 है। और जिसमें से अगर एमपीज की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यूडीएफ यानी जो कांग्रेस वाला गठबंधन है, उसके 18 एमपीज हैं इस वक्त, जिसमें कांग्रेस के 14 हैं, एलडीएफ का 1 है, और एक बीजेपी ने भी खाता खोला है इस बार। और मई 2026 से पहले चुनाव होने हैं यहाँ पर केरल में। ये थोड़ा सा एक छोटा सा आंकड़ा था, जानकारी के लिए आपको बता दूं। तो सीधा चलते हैं गिलोस्टर भाई के पास। गिलोस्टर भाई, सबसे पहले तो सीधा सवाल ये जानना चाहता हूं कि दरअसल केरल को लेके कांग्रेस की राजनीति
दिल्ली में जितनी गर्म है, कहा जाता है कि कांग्रेस में जो एआईसीसी का हेडक्वार्टर है, वो चाहे पुराना चाहे नया, केरल लॉबी इतनी हावी है वहां पर कि दरअसल केरल लॉबी ही वो दफ्तर चलाती है। क्या सच में केरल में भी कांग्रेस को लेके इतनी ही गर्माहट है? जी, पिछले काफ़ी टाइम से केरला की कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। ख़ास तौर पे जब से तरूर वाला मामला सामने आया था, जब तरूर ने कुछ एक ऐसे बयान दिए थे, एक तो जो यहाँ पे वामपंथी मोर्चा की सरकार है, उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को काफ़ी उन्होंने उसकी प्रशंसा की और साथ में जो गिलस्टर भाई, एक मिनट, थरूर पे मैं आऊंगा। मुद्दा मेरा आज का अच्छा, बेसिकली शशि थरूर ही है। लेकिन मैं उससे पहले मोटा मोटा ये जानना चाहता हूँ कि क्या वहां सच में केरल में भी कांग्रेस को लग रहा है कि सत्ता में आने के पूरे चांसेस है, इसलिए वहां पर हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको क्या मिलेगा, उसकी ठीक है। जद्दोजहद शुरू हो चुकी है जैसे दिल्ली में हुई है? हाँ, ठीक है। अ, केरला में कांग्रेस पार्टी में काफ़ी गहमा-गहमी है और जैसे कि आपने भी बताया कि अगले साल चुनाव है, तो 1 साल के अंदर चुनाव है। उससे पहले एक और चुनाव होना है केरला में, जो इस साल के अंत में होगा, यानी नवंबर या दिसंबर में, जो भी काफ़ी मायने रखता है, जो है स्थानीय निकायों के चुनाव। क्योंकि वो है एक जो इंडिकेटर जो पै देता है या वो इंडिकेशन देता है कि हवा किस ओर जा रही है। हालाँकि उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वामपंथी मोर्चा का एक अपर हैंड रहता है स्थानीय निकाय चुनावों में। लेकिन उस जो यूडीएफ की जो या कांग्रेस वाले मोर्चा की जो परफ़ॉर्मेंस है, उससे भी ये अंदेशा हो जाता है कि काफ़ी जनता जो है उसकी तरफ उसका झुकाव है या बढ़ रहा है, वो एक जो है उसका एक ट्रेंड नज़र आ जाता है। तो इसलिए वो चुनाव पहले आने हैं, इसलिए क्योंकि वो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव केरला में लड़े जाते हैं, वो पार्टी सिंबल पे लड़े जाते हैं। यानी अन्य राज्यों की तरह नहीं है। यहाँ पे बहुत ही पॉलिटिकली जो है इस चुनाव को लड़ा जाता है और आप जानते हैं कि केरला में कांग्रेस भी बहुत मजबूत पार्टी है। उसका जो संगठनात्मक जो ढांचा है, वो काफ़ी मजबूत है। क्योंकि यहाँ पे उसके विरोध में या विपक्ष में वाम मोर्चा है, सीपीएम है, जो कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है केरला की और उसका संगठनात्मक जो ढांचा है, वो हम सबको पता है कि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो अगर उसका मुकाबला केरला में अभी तक कांग्रेस करती आई है, तो वो उसका मुख्य कारण यही रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का भी जो है एक सेमी कैडर टाइप जो है एक संगठन है और उसका जो संगठनात्मक जो जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो भी काफ़ी मजबूत है। तो अभी जी। क्योंकि 1 साल रह गया है इसलिए और पिछले 10 साल से आप जानते हैं कि वाम मोर्चा की सरकार यहाँ पे सत्ता में है, तो एक जो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, तो उसके चलते कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस बार एक मौका जो है काफ़ी अच्छा है और दूसरी हुँ। ओर राहुल गांधी के वायनाड में आने के बाद या प्रियंका गांधी के वायनाड से जीतने के बाद भी कांग्रेस की जो छवि है वो यहाँ पे केरला में भी उसको बढ़ी है और जनता के बीच में उसका विश्वास भी है और पिछले कई जो भी यहाँ पे उपचुनाव हुए हैं, उसमें अधिकतर उपचुनाव जो है कांग्रेस वाले मोर्चा ने जीते हैं। लोकसभा के चुनाव में 20 में से 18 सीटें जीती हैं। तो यानी कि कांग्रेस के लिए जो है एक अच्छा मौका है बाकी सभी राज्यों के मुकाबले, क्योंकि बाकी दक्षिण के जी। राज्यों में तेलंगाना में तो ऑलरेडी सरकार आ चुकी है। तो इस मौके को गँवाना नहीं चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो केंद्र नेतृत्व है या राहुल गांधी हैं, वो इस पे जो है काफ़ी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। जी, जी। एक और राज्य है गिलुस्टर भाई, जहाँ पर पंजाब को काफ़ी उम्मीद है, और वो राज्य है जहाँ आप पत्रकारिता की शुरुआत करके गए थे, पंजाब। जी, ख़ैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, शशि थरूर के मुद्दे पे। ये शशि थरूर को लेके क्या कहा जाए? क्या सच में जो शशि थरूर जिस तरह की अभी कर रहे हैं कि कभी कांग्रेस को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं मेरे पास ऑप्शन बहुत है, कभी वो मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं। दिल्ली में या दिल्ली आउटसाइड केरला, जो एक परसेप्शन बन रहा है कि वो ये लग रहा है कि शशि थरूर केरल कांग्रेस में शायद इतने बड़े नेता है कि वो एक तरह से धमका रहे हैं कांग्रेस को कि या तो मुझे कुछ पद दीजिए, अगर मैं छोड़ के चला गया तो कांग्रेस का वहां पर बंटाधार हो जाएगा। उधर केरल में की सही खबर आप बताइए कि सही में केरल में क्या शशि थरूर इतने बड़े नेता हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो कांग्रेस छोड़ देते हैं,
तो उसका नुकसान कांग्रेस को बहुत ज़्यादा होगा कि असेंबली इलेक्शन तक हार सकती है कांग्रेस। इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? है शशि थरूर सही में इतने बड़े जननेता है वहाँ पर? देखिए प्रदीप जी, शशि थरूर पिछले कुछ टाइम से जो है वो अपनी एम्बिशन जो है उनकी कि वो केरला में एक सक्रिय रोल अदा करना चाहते हैं, एक लीडरशिप का रोल अदा करना चाहते हैं। पिछले 3 चुनाव जीत चुके हैं और जो अभी चुनाव है वो भी, उसमें भी उन्होंने अच्छा, जो हाल ही में चुनाव हुआ उसमें भी काफी टक्कर थी लेकिन जीते। तो अभी उनका एक, उनके मन में एक बात है कि वो किसी तरह से एक बड़े रोल में जाएं, जो कि उन्होंने पिछले चुनाव के कैंपेन में साफ पत्रकारों के सामने भी कहा था कि वो कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करना चाहते। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री केरल का देखते हैं अपने आप को, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता हूं। और ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने कोई सर्वे करवाया था किसी ने, जिसमें कुछ एक जो पॉपुलैरिटी उनकी सबसे ज्यादा दिखाई गई थी कांग्रेस के नेताओं में, जो कि सीएम के चेहरे के रूप में। तो ऐसी कई चीजें हैं और उनके अंदर एम्बिशन तो है ही है। लेकिन जहां तक बात रही कि शशि थरूर का कितना वर्चस्व है केरला के अंदर, और कितना उनका मास पेस है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक मिडिल क्लास है उसके अंदर तो थरूर का एक पॉजिटिव एक इमेज है, और जो यंगस्टर्स है वो भी चाहते हैं। लेकिन केरला में जो है सिर्फ इमेज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि 2004 और 5, यानी 2003, 4, 5 के टाइम में आपको याद होगा कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा जो है इनफाइटिंग चला हुआ था। एक तरफ के करुणाकरण जो कि यहाँ के दिग्गज नेता थे, भूतपूर्व जी, जी। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और ए के एंटनी जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन दोनों के जो ग्रुप हैं, उन धड़ों में बहुत बड़ा एक जो है इनफाइटिंग चल रहा था। और उस दौरान 2005 में करुणाकर ने केरला कांग्रेस को दो फाड़ हो गई थी केरला में कांग्रेस। और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस, जिसके साथ करीब 16 से 20 एमएलए उस टाइम उनके साथ चले गए थे। तो इतने बहुत बड़े नेता थे केरला के वो, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेताओं में उनकी गिनती होती थी केरला में। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ चुनाव हुए 140 में से सिर्फ एक सीट में जो है वो जीत पाए। इतने बड़े नेता, और संगठन का वर्टिकल स्प्लिट करवा दिया, और इतने जो जिला कमेटी जो डीसीसीज हैं उसके अंदर दो फाड़ हो गए पूरे केरला के 14 जिलों में। उसके बावजूद भी, हालांकि इतने लोग उनके साथ गए, लेकिन जब कांग्रेस ने उसके उसके खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा किया, तो रमेश चेन्नितला के नेतृत्व में और उमन चांडी के नेतृत्व में उन्होंने उस मुकाबले का सामना किया, और पार्टी को फिर दोबारा वो सत्ता में भी लाए केरला में। और करुणाकरण और उनके पूरे परिवार को वापस कांग्रेस में आना पड़ा माफी मांगकर। आज उनके बेटे यहाँ पे केरला कांग्रेस के बड़े नेता में उनका शुमार होता है। तो इसलिए इतने बड़े दिग्गज नेताओं के लिए भी ये इतना आसान नहीं था कि अपनी छवि के ऊपर जो है केरला के अंदर वो कुछ कर पाए। तो शशि थरूर उस हिसाब जी। से कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं है केरला में। उनका जो बहुत ज्यादा वो एक थोड़ा अपर मिडिल क्लास और थोड़ा सा जो यंगस्टर्स के बीच में जो थोड़ा अपवर्डली मोबाइल लोग हैं उनके बीच में है। लेकिन वो इतने बड़े मास जी। लीडर नहीं है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को संगठनात्मक रूप हाँ। में कोई बहुत बड़ी ठेस, या चुनावी रूप में कोई बड़ी ठेस पहुंचा सके। तो उस हालत में गिल भाई शशि थरूर तो हाँ जी। कतई नहीं है। जी, गिल भाई आप ही की बात से मैं निकाल रहा हूँ। जैसे आपने पुराना इतिहास बताया करुणाकरण ए के एंटनी का कि करुणाकरण का क्या हुआ। उस इतिहास को देखते हुए और आपने ये भी देख रहे हैं 3 बार से वो चुनाव जीते हैं। आप शशि थरूर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो अभी जो हाल ही में जो पोज़ीशनिंग है शशि थरूर की, वो चाहे वो ऑप्शन की बात कहना हो, चाहे ख़ास करके अभी जिस तरह से मोदी की तारीफ़ उन्होंने की, ये पोज़ीशनिंग क्या इशारा कर रही है आपको? ये सिर्फ़ एक टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं शशि थरूर या सच में ऑप्शन देख रहे हैं वो कि कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं वो? देखिए, शशि थरूर इस समय एक ऐसे फेज में है जहां पे उनको अगला पड़ाव वो देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वो कई ऑप्शंस जो हैं वो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि तिरुवनंतपुरम के एमपी 3 बार रह चुके हैं, अब ये जो टर्म चल रहा है उनका, तो उनका एक जो यहाँ पे जो मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुका है, तो अब उनको कोई नया रोल उन्होंने देखना है, और केंद्र में तो कुछ है नहीं कि उनको कोई रोल मिल पाएगा। एआईसीसी का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वहां पे भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो उनको एक एकोमोडेशन की जरूरत है कहीं पे। तो लेकिन कांग्रेस के अंदर सवाल ये है कि जो केरला कांग्रेस है उसके अंदर अभी नेता जो है काफी परिपक्व नेता लोग हैं, जो कि काफी सालों से जमीन पे काम करते आ रहे हैं।
आप विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को ले लीजिए, वो 4 बार के एमएलए हैं और लगातार जो है जीतते आ रहे हैं और काफ़ी उनका अच्छा प्रदर्शन है, असेंबली के अंदर भी, बाहर भी। और दूसरी तरफ के सुधाकर जैसे दिग्गज नेता हैं जो कन्नूर से आते हैं, जो सीपीएम के गढ़ में चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे नेता ऑलरेडी हैं केरला के अंदर और रमेश चेन्नितला भी हैं। तो तरूर चेन्नीताला को भी है। इन हाँ जी, और करुणाकरन के बेटे के मुरलीधरन वो भी बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी हैं। तो ये 4-5 नेता तो ऑलरेडी केरला में हैं। तो उसमें इ इ इस तरूर इस के इस लिस्ट इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल का नाम जोड़ना मत भूलिएगा। जी, जी, जी। लेकिन केसी वेणुगोपाल जो है वो वक़्त देख के आएँगे। अभी तो वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं केरला की राजनीति में, लेकिन उनका तो एक है यहाँ पे जो उनका भी एक स्टैंडिंग है। वो लगातार चुनाव एमपी का जीतते हैं, लोकसभा का, वो भी सीपीएम के गढ़ आलपुरा से जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी भी प्रेज़ेंस नहीं है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो केंद्र में हैं, ज़्यादा समय वहाँ पे गुज़ारते हैं, उनकी चर्चा कम केरला में होती है। लेकिन आपकी बात ठीक है, वो भी इस दौड़ में हैं, वो भी हैं यहाँ पे, प्रेज़ेंस उनकी भी है। तो इस पूरे दायरे में अब तरूर को क्या रोल दिया जाए, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इसके बीच में सिर्फ़ तरूर को प्रोजेक्ट करना भी मुश्किल है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस में लेकिन ऐसे किसी नेता को तो फिर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। फिर गिलोस्टर भाई वही सवाल उठता है ना कि अगर शशि थरूर जो चाह रहे हैं अगर उन्हें नहीं मिलता, तो क्या उनके लिए ये फ़ीज़िबल है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? वो बीजेपी जहाँ पर जिसके लिए केरला में अभी शुरुआत है एक तरह से। बीजेपी तो चाहती है कि कोई शशि थरूर जैसा आदमी मिले उन्हें। तो क्या अगर नहीं उनकी इच्छा पूर्ति होती तो ऑप्शन है, ये लगता है आपको संभावना कि वो उधर को जा सकते हैं? देखिए, केरला में अगर शशि थरूर ऐसी एम्बिशन पाल रहे हैं कि वो बीजेपी का फेस बनकर केरला में आएँ, हालाँकि केरला में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था, वो 14 दशमलव कुछ परसेंट था, 14 और 15 के बीच में था। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा उनका बढ़ा है, 19 के प्रतिशत आ गया, 19 के करीब। लेकिन अगर यहाँ केरला में चुनाव जीतना है, तो करीब 25 से लेके 30% तक पहुँचना पड़ेगा, तभी बाकी जो दोनों मोर्चे हैं उनका वोट परसेंटेज घटेगा। क्योंकि अभी जो जैसे 44 प्रतिशत के करीब जो है सीपीएम का वोट शेयर है, एलडीएफ का है। उसी तरह 39 पॉइंट समथिंग जो है यूडीएफ का है, कांग्रेस वाले मोर्चे का है। तो इतना ज़्यादा सेंध मारना, इतनी ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को एकदम ले पाना इतना आसान नहीं है। और बीजेपी के फेस बन के भी उन्हें तभी फ़ायदा है अगर बीजेपी सत्ता में आने लायक हो या फिर ऑपोज़िशन का जो प्रमुख रोल है वो ले पाए, तभी कोई उनको उसका फ़ायदा हो सकेगा। लेकिन इस वक़्त ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बीजेपी इस स्थिति में है कि वो अगला विपक्ष या अगला सत्तारूढ़ पार्टी केरला में बन सकती है। और दूसरी तरफ तरूर के लिए मुश्किल ये भी है कि वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणियाँ की है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है। बाकी नेता तो कह लेंगे कि भई हाँ, हमने उस टाइम ऐसा किया था। लेकिन इनका एक इंटेलेक्चुअल प्रेज़ेंस है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी में इन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल जो बातें की हैं ये संघ परिवार के बारे में और हिंदुत्व राष्ट्र जो पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें भी इनके साथ इनको हॉन्ट करेगी अगर ये ऐसा कोई निर्णय लेते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता ना निकाल रहे हों कि कोई ऐसा मोर्चा खड़ा कर दें, जिसमें ये भी शामिल हो और बीजेपी भी शामिल हो और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जो कि केरला के डेवलपमेंट को फ़ोकस करके अगर वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो उसका अभी तो ख़ैर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। लेकिन वही एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि कुछ ऐसा वो कर लें कि भई बीजेपी का भी समर्थन हासिल हो जाए और कुछ एक और संगठन का भी हो जाए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है केरला के डेवलपमेंट को फ़ोकस में लाकर क्योंकि अभी वो काफ़ी टाइम से केरला की डेवलपमेंट के ऊपर बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुझे डेवलपमेंट के मामले में मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, चाहे वो सीपीएम की डेवलपमेंट सरकार की डेवलपमेंट हो या किसी और की। तो वो शायद एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हों, लेकिन उसका कोई अभी ठोस कोई इंडिकेशन या कोई ऐसे चीज़ें जी। सामने नहीं आई हैं। जी, जी। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला गिल्लू भाई लेकिन वक़्त कम है आपके पास भी तो थोड़ा मैं अब सवाल फटाफट खत्म करता हूँ। एक चीज़ और है कांग्रेस में दिल्ली में कि केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका और उनके खिलाफ बहुत आवाज़ें उठ रही है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी से हटाया जाए। लेकिन क्योंकि गांधी परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है, तो एक ऑप्शन यही कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल क्योंकि अब इतनी बड़ी पोज़ीशन से कहीं बिना पोज़ीशन के रह नहीं सकते वो। तो
केरला की तरफ उनका जाने का रुझान बन रहा है। वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि केरल में उन्हें मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में भेजे, कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह करे। तो इस जो आपने सारी लाइन गिनाई, इतनी बड़ी जो आपने लिस्ट गिनाई कि इतने बड़े-बड़े नेता हैं, तो हू इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कांग्रेस? अगर दिल्ली से ही भेजना है तो थरूर और केसीवी, या फिर वहाँ के जो ऑप्शन जिन्होंने आप जो नाम आपने गिनाए, दे आर द बेस्ट ऑप्शन? देखिए, कांग्रेस में दिल्ली से नेता नहीं आ सकते या नहीं आएँगे ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले भी हो चुका है। एक बार ए.के. हुँ। एंटनी को के दिल्ली से भेजा था जब वो केंद्र मंत्री हुआ करते थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग शुरू हो गई थी और करुणाकरन का इस्तीफा हो गया था और के.सी. वेणुगोपाल यहाँ आ गए थे। लेकिन वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। वो दौर ऐसा था जब कांग्रेस केंद्र में भी बहुत मजबूत थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, और केंद्र में भी उनका जो नेतृत्व था बहुत शक्तिशाली था। और आज जो है वो स्थिति नहीं है। आपको भी पता है कि केंद्र में भी जो है बीजेपी के खिलाफ किस तरह से उनकी लड़ाई चल रही है और कितना उनके ऊपर हमला चल रहा है। तो आज की स्थिति और परिस्थिति में काफ़ी बदलाव है। लेकिन ये ऑप्शन मैं कभी रूल आउट नहीं करूँगा कि के.सी. वेणुगोपाल एक जो है एक दावेदार नहीं हो सकते। हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कार्यकाल समाप्त हो चुका है, हो सकता है उनको शिफ्ट किया जाए। तो वो पॉसिबिलिटी अगर होती भी है, तो के.सी. वेणुगोपाल ऐसे नेता नहीं है कि वो यहाँ पे वेलकम नहीं होंगे। मेरे ख्याल से अगर आप के.सी. वेणुगोपाल और तरूर को अगर आप कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से के.सी. वेणुगोपाल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। यहाँ पे वो मंत्री भी रह चुके हैं केरला में, एमएलए रह चुके हैं, अब एमपी रह चुके हैं और केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं वो। तो उनका काफ़ी बड़ा अनुभव है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए वो केरला में कोई नया चेहरा नहीं है के.सी. वेणुगोपाल। तो अगर ऐसा कोई निर्णय होता है और अगर गांधी परिवार ये तय कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि केरला में उसका कोई विरोध कर पाएगा। तो अब ये देख मेरे ख्याल से जी। राहुल गांधी के मन में भी यही है कि कौन सबसे बेस्ट सूटेड होगा। तो अभी जी। एक नाम गिनाना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी लोग जो है अपने स्तर पर वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं और अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। जी। अब एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा भाई आपसे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द रोल ऑफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस की अगले साल होने वाले चुनाव में जीत और हार में, इन दोनों भाई-बहनों का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, या इन दोनों में से भी कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि राहुल और प्रियंका जिस तरीके से नॉर्थ के स्टेट्स में उनकी दखल-अंदाज़ी होती है, चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, उस तरीके की अंदाज़ी जो है, राहुल और प्रियंका केरला में नहीं करते हैं। हमने अभी पिछले कई टाइम, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि केरला की एक तो जनता काफ़ी अवेयर जनता है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। तो वो नहीं चाहते कोई अ, एक्सटर्नल इंटरवेंशन से जो है यहाँ पे उनको डिक्टेट करवाया जाए। तो वो जनता के बीच में वो सही मैसेज नहीं जाएगा, और इसीलिए राहुल गांधी हमेशा एक दूरी बनाए रखते हैं। इवन पिछले जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, आपको याद है पिछले लोकसभा में 19 में केरला में 20 में से 19 सीटें जीती थी कांग्रेस वाले मोर्चे ने। लेकिन उसके बाद जब असेंबली चुनाव हुए थे 1 साल के बाद, उसमें वो बुरी तरह से हार गए थे, 41 सीटें आई थी। लेकिन उस टाइम राहुल गांधी यहाँ पे एमपी हुआ करते थे वायनाड के। तो राहुल गांधी जो है डायरेक्टली यहाँ पे कभी, या प्रियंका गांधी डायरेक्टली इनके ऑर्गेनाइजेशनल मामलों में केरला में इतनी ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं। लेकिन उनका एक इंटरवेंशन ज़रूर रहता है, लेकिन इनको साथ लेकर, यहाँ के नेताओं को साथ लेकर। और केरला की जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है वो काफ़ी हाई है, केरला के नेताओं की हो या यहाँ नहीं, के वर्कर्स मैं की हो। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आपने खुद वो उसका वो बता दिया कि पिछली जी। बार राहुल गांधी एमपी थे, उसके बावजूद असेंबली इलेक्शन में हार गए। तो वो जी, रिस्क जी, जी। ले सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं इस बार प्रियंका गांधी अपने हाथ में चीज़ें ले, मैं इसलिए पूछा था कि ऐसी संभावना दिखती है आपको? ऐसी अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि प्रियंका गांधी पीछे जब आई थी वायनाड, तो उन्होंने सारी बूथ कमिटीज़ की मीटिंग की थी। लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बूथ कमिटीज़ की मीटिंग्स की थी। हो सकता है कि बूथ कमिटीज़ के अंदर वो एक जो है, एक मॉडल पेश करना चाहती हों कि देखो, इस तरीके से काम करोगे, तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप करोगे, तो हो सकता है उसका कोई फ़ायदा हो। वो मेरे ख्याल से एक इंटरवेंशन प्रियंका की तरफ से हो सकती है, क्योंकि उनका थोड़ा संगठन के मामलों में प्रियंका थोड़ा हिस्सा लेती हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिछले दौरे में यहाँ पे मेरे ख्याल से वो 3 दिन रही थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और करीब 3 या 4 जिला में उन्होंने जो है बूथ लेवल की कमिटीज़ की मीटिंग्स में अटेंड किया, और जो साधारण जो कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसके साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन किया है।
अब ये पता नहीं कि वो इस एक्सपेरिमेंट को या जो उन्होंने वहाँ पे किया वो पूरे प्रदेश में वो कुछ ऐसा करेंगी, वो तो अभी उसका कोई अंदेशा या फिर उसका नहीं, कोई नहीं। इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जिस तरह से वो लोग बाहर इंटरवीन करते हैं, या बाकी स्टेट्स में, उस तरह का इंटरवेंशन अभी तक तो फिलहाल केरला में नज़र नहीं आया। जी, गिलवेस्टर भाई, आपसे जितनी बातचीत की मैंने, इससे 2 मेजर पॉइंट जो मुझे समझ में आए, निकल के आए कि एक तो आपने इस देश को बताया कि अगर कांग्रेस का केरल मॉडल फ़ॉलो किया जाए तो शायद कांग्रेस को इतनी दिक्कत ना आए, क्योंकि केरल में संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली हाई कमांड इंटरवेंट नहीं करती उसमें। तो ऐसा संगठन प्रदेश में कांग्रेस को हर जगह चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जो एक चीज़ बताई कि एक शशि थरूर का ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है जहाँ बीजेपी साथ मिले। तो बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो तो एक कंधा ढूँढती है, किसी के कंधे पे चढ़ के फिर ऊपर निकल जाती है, नीचे वाले को पीछे कर देती है। तो ऐसा कंधा ढूँढना भी एक खासियत है बीजेपी की, तो हो सकता है शशि थरूर वो कंधा बन जाए। ख़ैर, ये सब जानकारी के लिए गिलुस्टर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते इस कहानी अभी बाकी, इस प्रोग्राम के अगले हफ्ते के एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब हम बात करेंगे गिलवेस्टर भाई के साथ जो दक्षिण बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया हो रहा है इस वक्त, भाषा और उसको लेकर डिलिमिटेशन को लेकर बैठक। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उस वक्त बैठक भी चल रही होगी एक तमिलनाडु में, सारे जो मुख्यमंत्री बुलाए हैं, नेता बुलाए हैं एम के स्टालिन ने, तो उस पर अगली बार चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। गिलुस्टर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।